नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं। किसी भी दिन की शुरुआत से पहले मैं हर एक क्लास में बोलता हूं कि आपको अपने दिन के टारगेट लिखने हैं कि आज के दिन से हमें क्या हासिल करना है, क्या प्राप्त करना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी इस दिन सांसें ही नहीं चल रही। उनसे इस दिन का क्या? हमारी सांसें चल रही हैं तो इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेंगे इससे। और जो कुछ भी हासिल करना है वो सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए किसी न किसी व्हाइट पेज पर। एक पॉकेट डायरी ले लो। पॉकेट डायरी यानी एक छोटी सी डायरी आती है जिस पर हम पुराने जमाने में फोन नंबर आदि लिखा करते थे। वो डायरी अगर आपके पास है ना, तो मेरा यकीन मानिएगा उसमें आपको अपने दिन के टारगेट लिखने हैं। दिन के टारगेट यानी कि आज जो भी हमें पढ़ना है, जो भी हमें सीखना है, जो भी हमें जानना है। अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? अगर आज आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में आप क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर अगर आज पढ़ने वाले हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर होगा? या फिर अगर आज आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो वहां पर किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? एक मिनिमम 8 से 9 घंटे के टारगेट आपके होने चाहिए। 8 से 9 घंटे के। अच्छा, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनकी हाल फिलहाल में अभी कोई परीक्षा है? हाथ खड़ा करो। जिनकी हाल फिलहाल में अभी कोई परीक्षा है, जैसे किरण जी हमारे साथ हैं, माया जी हैं, पुष्पिंदर जी हैं, अमन जी हमारे साथ हैं, रवि जी हैं, सोलंकी जी हमारे साथ हैं, और प्रवीण कुमार जी हमारे साथ हैं, और कश्यप जी हमारे साथ हैं, फैजल जी हमारे साथ हैं। बाकी के विद्यार्थी हैं। हाल फिलहाल में किसकी परीक्षा है आपकी? मुस्कान जी भी हमारे साथ हैं। गुरु टाइम चेंज कर दी। देखो, टाइम को लेकर बड़ी ही विकट समस्या है। टाइम जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी किसी और बैच में क्लास है। और अगर वहां से क्लास हटाएं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को और परेशानी हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, तो गुरुजी मेरी 12th की है, गुरुजी मेरा हुआ है एग्जाम, गुरुजी मेरी भी परीक्षा है, गुरुजी कंटिन्यू करिए क्लास में। एक्स्ट्रा स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें? एक्स्ट्रा स्टडी के लिए देखिए, मेरा यकीन मानना कि अगर आपकी दिन की 8 घंटे की पढ़ाई हो पा रही है, दिन की 8 घंटे की पढ़ाई जिसमें क्लासेस का भी टाइम सम्मिलित है, ऐसा नहीं कि मैं क्लासेस से अलग बात कर रहा हूं, जिसमें क्लासेस का भी टाइम सम्मिलित है, किसी की कोई बात मत मानो, ये बेस्ट समय है। ये बहुत अच्छा समय आप अपनी तैयारी को दे रहे हैं। ठीक है ना? अगर 8 घंटे की पढ़ाई हो पा रही है तो अच्छी बात। और जितनी आसानी से मैंने कहा है ना, उतनी आसानी से ये पढ़ाई हो नहीं पाती, इतनी आसानी से पढ़ाई हो नहीं पाती। अगर आप चीजों को भूल रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में मिठाई बांटनी है। अच्छी बात है, आपका दिमाग स्वस्थ है। दिमाग जो स्वस्थ दिमाग होगा ना, वो चीजों को भूलता ही है। ये दिमाग की कार्य शक्ति है कि हाँ, दिमाग चीजों को भूलता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं कि गुरुजी आज टॉपिक पढ़ा, परीक्षा आते आते भूल गए। तो आपको ना अपने समाज में, अपने मोहल्ले में मिठाई बांटनी है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। दिमाग ऐसे ही कार्य करता है, हम भी भूल रहे हैं। दिक्कत कब होगी कि अगर कोई घटना आपके साथ घटी, उसे भूल ही नहीं पा रहे। दिमाग कभी भूल ही नहीं सकता सर उस घटना को। फिर मैं कहूंगा कि अब डॉक्टर से जाकर मिलो। या कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उसे भूल ही नहीं पा रहे, फिर मैं कहूंगा कि अब डॉक्टर से जाकर मिलो, अब डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। भूल रहे हो तब तक तो ठीक है, दिमाग भूलता है चीजों को, लेकिन कम से कम परीक्षा तक याद रहे हमें। उसके लिए क्या करना है? आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, उसका 7वें दिन रिवीजन हमें कर लेना है, उसका 14वें दिन हमें रिवीजन कर लेना है, हो पाए तो 21वें दिन उसका रिवीजन हमें कर लेना है। ये रिवीजन हमें कर लेना है, ठीक है ना? ये रिवीजन, अगर 21वें दिन समय नहीं है तो इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इन 2 रिवीजनों पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये 2 रिवीजन तो करने ही करने हैं। इसलिए बोलता हूँ टॉपिक के साथ लिखो, डेट वाइज लिखो कि किस दिन किसका रिवीजन करना है। या फिर अगर आज ये टॉपिक पढ़ा है तो पता रहेगा कि इसका रिवीजन अब किस दिन करना है। ठीक है? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। राधे राधे के साथ सर हम पढ़ रहे थे वर्ण। क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। तो वर्णमाला में सर हमने देखा था कि ये जो वर्ण है ना, वर्ण, इसको सर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है सर स्वर और एक है सर व्यंजन। एक है स्वर और एक है व्यंजन। अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, बता पाओगे? स्वर के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के हैं स्वर? अरे देखकर तो बता दो, कितने प्रकार के हैं गुरुजी? कितने प्रकार के हैं स्वर? 5 प्रकार। 5 प्रकार के स्वर में सबसे प्रधान कौन है? मात्रा काल के आधार पर, जो कि महर्षि पद्मिनी ने जिनको बांटा था मात्रा काल के आधार पर। अच्छी बात है सर, एक स्वर है मात्रा काल के आधार पर,
किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। एक स्वर है सर जीव के प्रयोग के आधार पर, कि अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक है सर होठ के प्रयोग के आधार पर, होठों के प्रयोग के आधार पर। एक स्वर है सर, नहीं ये नहीं होगा, चलिए एक है होठ के प्रयोग के आधार पर, एक है सर मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, और एक और कौन सा छूट गया? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ये सर 5 प्रकार के स्वर हैं। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं कि मुझे उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, कितने भेद हैं उच्चारण के आधार पर? 2 भेद। कौन से? एक है सर अनुनासिक, एक है निरानुनासिक, या फिर अनुनुनासिक जिसको बोल देते हैं, बात की। ये कितने भेद है? 2। इसके कितने भेद हो गए? 2 उच्चारण के आधार पर। इनका मात्रा काल के आधार पर कितने भेद है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, महर्षि पढ़नी, 3 भेद। इनका जीव के प्रयोग के आधार पर सर आगे वाले हिस्से से बोले जाने वाले, बीच वाले हिस्से से और पीछे वाले हिस्से से 3 स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अभी सवाल पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। होठों के प्रयोग के आधार पर, होठों के प्रयोग के आधार पर सर एक के उच्चारण में तो होठ गोल हो जाते हैं, उसे कहते हैं वृत्तमुखी। एक के उच्चारण में होठ चपटे रहते हैं, गोल नहीं होते, उन्हें कहते हैं अवृत्तमुखी। 2 भेद इसके हैं। मैंने कहा मुख्य, मुख आकृति के आधार पर याद करो, वो जो 4 ऋषि मुनि कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तो अगर एक ने कोई कॉन्सेप्ट दिया समव्रत, अर्ध समव्रत, विव्रत, अर्ध विव्रत, तो यहां पर कितने होते हैं सर? यहां पर 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, ठीक है ना, कल पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आपको निम्नलिखित में से पश्च स्वर का चयन करना है। पश्च स्वर की पीछे वाले भाग से कौन सा स्वर उच्चारित होता है? विकल्प क्रमांक ए में मैंने उत्तर दिया है कि भाई पीछे वाले भाग से बोला जाएगा छोटा आ। क्या बोला जाएगा? छोटा आ। अच्छी बात है सर। अगर मैं बात करूं छोटा आ, छोटे आ की जगह जी बड़ा आ कर लो। क्या कर लो? बड़ा आ। इसकी जगह अगर मैं बात करूं सर, पीछे वाले भाग से बोली जाएगी सर हमारी बड़ी ओ, बड़ी आई। क्या बोली जाएगी? बड़ी आई। उसके साथ साथ पीछे वाले भाग से सर हम प्रयोग कर रहे हैं छोटे ऊ का। किसका प्रयोग कर रहे हैं? छोटे ऊ का। या फिर सर यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? ABCD मान सकते हैं आप इसे, ABCD मान सकते हैं। पीछे वाले भाग से कौन सा बोला जाएगा जी? गुरुजी बी नहीं होगी, बी नहीं होगी, बात है। दिव्यांशु जी कह रहे हैं गुरुजी ऊ होगा। क्या होगा? देखिए, जीव के पश्च भाग से, पहले अग्र भाग की बात करें, छोटी ई बोली जाती है, बड़ी ई अग्र भाग से बोला जाती है, छोटी ए और बड़ी ए। जीव के बीच वाले भाग से क्या बोला जाएगा? छोटा आ। जीव के बीच वाले भाग से छोटा आ। और अगर मैं पीछे वाले भाग की बात करूं, तो पीछे वाले भाग से कौन से स्वर उच्चारित होते हैं जी? पीछे वाले भाग से कौन से स्वर उच्चारित हो जाते हैं? पीछे वाले भाग से जितने बच गए सभी को रख दो। यानी इस सवाल के उत्तर जानबूझकर आपको दिए गए 2, ताकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती रहे। किसी का भी एक का भी सटीक उत्तर नहीं आया, एक का सटीक उत्तर नहीं था, ठीक है ना। इसके उत्तर क्या है? इसका उत्तर ए भी होगा और सी भी होगा। गुरुजी मैं चंद्र मेरे घर में, अच्छी बात है। देखो अब पुष्पेंद्र जी ने, गुरुजी ये टॉपिक कंफ्यूज कर दे रहा है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, 1% की कंफ्यूजन नहीं है। अभी क्या है कि अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है इसका, आगे चलकर संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ने हैं, वो थोड़े से इंटरेस्टेड टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है ना। वर्णमाला को समझने के लिए हमें बचपन में लौटना पड़ता है। जैसे बचपन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई का से कबूतर, पढ़ा है ना, किस किसने पढ़ा है कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय, घा से घड़ी, चा से चप्पल लिखा है, हाँ चप्पल लिखा है। इस तरीके की चीजें पढ़ी हैं। बचपन की तरफ लौटना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अभी हम आएंगे बचपन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए, स्वर हमने पढ़े सर। स्वर के बाद जो कहानी आती है वो आती है व्यंजन की। स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कितनी है स्वर की संख्या, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या अभी के लिए 33 मानना। कितनी मानना? 33 मानना, अभी के लिए 33, ठीक है। अभी हम बताएंगे 33 क्यों है, किस आधार पर है, कैसे है, क्यों है। व्यंजन सबसे पहले चयन करना है कि व्यंजन है क्या, किसे कहते हैं व्यंजन। जब तक व्यंजन नहीं समझ पाओगे तो वो सभी के सभी जितने भी का से कबूतर हैं, खा से खरगोश है, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पर एक वर्ण मैंने लिखा है ये रहा, और एक वर्ण मैंने लिखा है ये रहा। आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा है। इतना सा चयन कर सकते हैं हम कि निम्नलिखित में से व्यंजन कौन सा है। व्यंजन किसे कहते हैं आपको बताना है। कितने किसे कहते हैं व्यंजन? ए वाला व्यंजन है सर, अच्छी बात है। चलिए भाई ए वाला व्यंजन आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। बिल्कुल सही है, क्या बात है। सबका उत्तर गलत है। व्यंजन ये थोड़ी है,
व्यंजन की अगर बात करें सर, व्यंजन तो यहां पर मूल रूप से ये है, व्यंजन तो ये है, इसके अंदर सर स्वर छिपा हुआ है, और स्वर व्यंजन का हिस्सा थोड़ी ना होते हैं। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, का के साथ आ जोड़ा गया है। अब जरा बोल कर देखो, का, महसूस करो कि आप अंत में आ बोलते हो, या फिर का को थोड़ी देर लंबा बोल कर देखो का, तो आप महसूस करो अंत में जो आपने बोला है वो का को नहीं, आ की ध्वनि को लंबा बोल कर देखा है। जरा बोलो जरा का, लंबे समय तक बोलो जरा का, लंबे समय तक बोलो क, तो आप का नहीं आग बोल रहे हो। का तो एक झटके से बोला, जो कि शुरुआत में बोला आपने, जो कि शुरुआत में बोला, अंत में तो सर लंबा खींचकर बोला गया है आ, क्या बोला आ। तो अगर इसमें स्वर आ रहा है तो ये व्यंजन कैसे हो सकता है? व्यंजन तो ये है, व्यंजन तो ये है। इसलिए हम पढ़ते हैं व्यंजनों की परिभाषा में कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, केवल उच्चारण सहायता से होता है। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं मैं, समझने का प्रयास करिए कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में सहायक कौन होता है? स्वर। उच्चारण में सहायक होता है स्वर। व्यंजन कौन सा है? प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजन तो यही है, व्यंजन तो यही है। तो आगे से जब जब मैं व्यंजन कहूं ना, तो अपने दिमाग में एक छवि क्रिएट करना कि उसके नीचे हलंत लगा गया है। हलंत मतलब अब इसका और कोई खंडन नहीं हो सकता, ना ही इसको हम बोल सकते हैं। व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता से आप बोल ही नहीं सकते, उच्चारित ही नहीं होंगे। जब तक इसमें स्वर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक व्यंजन नहीं बन सकता, उच्चारित नहीं हो सकता। व्यंजन तो यही है, व्यंजन तो यही है। ठीक है जी, ये चीज कंप्लीट। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात। आपको ना मिनिमम मिनिमम एक 150 पेज की कॉपी जरूर अपने साथ रखनी है, कम से कम, जिसमें 150 पेज हो और बिल्कुल खाली पेज हो, जिस पर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, लाइनिंग नहीं, और 2 पेन, एक नीला पेन, एक लाल पेन, दोनों पेन रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमारा काम चल जाएगा। हाँ, अभी कुछ समय के बाद बोलकर कुछ नोट करेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि व्यंजन है क्या। ठीक है, व्यंजन के बारे में पता चल गया, ये है व्यंजन। सर बचपन में हमने ऐसे पढ़ा है, बचपन में कैसे पढ़ा है? बचपन में पढ़ा है ऐसे कि सर का से कबूतर। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कै, कुछ लोग बोलते हैं खे, कुछ लोग बोलते हैं गे, कुछ लोग बोलते हैं इस तरीके से बोलते हैं के, खे, गे, घे, अंगे, ऐसे बोलते हैं। अगर थोड़ा सा बिहार साइड की तरफ जाओगे तो वहां पर इसको बोलते हैं को, क्या बोलते हैं? को, खो, गो। आप किस तरीके से बोलते हैं इनको? यानी अगर हरियाणा का टच अगर आपको देना है तो आप ऐसे इसको उच्चारित करेंगे, के, खे, गे, गे। अगर थोड़े से बिहार साइड से संबंध रखते हैं तो वहां पर को, खो, गो, गो ऐसे बोलते हैं। ये दोनों ही उच्चारण इसके गलत है, ये दोनों ही उच्चारण इसके गलत है। ना तो इनको के, खे, गे, गे बोला जाता है, ना ही इनको क, ख, ग, ग। इनको बोलते हैं साधारण भाषा में क, ये ख है, ये ग है, और ये घ है। इन्हें साधारण भाषा में उच्चारित करते हैं। अब देखिए सर, बचपन में पढ़ा है कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय, घा से घड़ी, चा से चप्पल, छा से छतरी। अब इनको हमें थोड़ा सा अपनी परीक्षा के लिहाज से पढ़ना है, परीक्षा के लिहाज से। ये सर का से शुरू हो रहे हैं और खत्म कहां हो रहे हैं? खत्म कहां हो रहे हैं? इस त्रय पर खत्म हो रहे हैं, इस श्रमिक पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको ऐसे तो नहीं, इनको पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पार्ट वाइज। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऊपर वाले हिस्से को, यानी क, ख, ग, घ, अंगा। केवल देखते चलना, अभी समझना है, समझने के बाद फिर नोट करना है। क, फिर आता है सर च, छ, च, ठ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ह, म, प, फ, ब, ब, म। अब देखो, इनको जरा ध्यान से देखना कि सर इनको एक हिस्से में काटकर मैंने लिख दिया। ये जो हिस्सा है वो कहां से शुरू हो रहा है? ये जो हिस्सा है सर वो का से शुरू हो रहा है, तो इसका नामकरण हम कर देते हैं का वर्ग। ये का वर्ग के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां हो गई। यानी एक वर्ग में 5 ध्वनियां आती हैं। ये सवाल एमपीएसआई के द्वारा पूछा गया, एक वर्ग में कितनी ध्वनियां सम्मिलित करी जाती हैं? कितनी ध्वनियां? वर्ग। कितनी? 5। एक वर्ग में कितने वर्ण आ जाते हैं? 5। ये का से शुरू हो रहा है इसलिए का वर्ग। सर ये चा से शुरू होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चा वर्ग। सर ये टा से शुरू हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टा वर्ग।
सर ये ता से शुरू हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, ता वर्ग। सर ये पा से शुरू हो रहा है तो इसे कहा जाएगा पा वर्ग। क्या कहा जाएगा, पा वर्ग। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे जरा बताना, सभी लोग बोल कर देखना तेजी से और महसूस करना। महसूस जब तक नहीं करोगे तब तक रटने से काम नहीं चलेगा, केवल महसूस करना। बोलो, क ख ग घ अंगा। सभी लोग बोलना है क ख ग घ अंगा। अभी इनमें स्वर है इसलिए इनको बोल पा रहे हैं, मैंने किसी के नीचे भी हलंत का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अभी इन्हें हमें बोल कर देखना है, ठीक है ना। चलिए बोलो जरा, क ख ग घ अंगा। बोल रहे हैं हम इनको, तो सर इनके बोलने में महसूस करो कि आवाज किस हिस्से से बाहर आ रही है, मुंह के किस अंग को छू कर आ रही है या फिर किस अंग से आवाज आ रही है। बोलो जरा फिर से बोलो, क ख ग घ अंगा। तो महसूस करो कि आप कंठ से ध्वनियों को बोल रहे हो। इतना सा महसूस कर पा रहे हो कि सर गले से, यानी जो हमारे ऊपर है ना एक तालू सा, यानी तालू के ऊपर अंदर वाले भाग में एक कौवा सा लटका हुआ है, कौवे के अंदर वाले भाग से आ रही है क ख ग घ अंगा। ठीक है ना। गुरुजी हम कैसे हैं? गुंजा जी मैं बहुत अच्छा हूँ, सलूट है आपको। अभी अभी आप आरओ की क्लास करके आई हैं और अब यहाँ पर है, सलूट है जी आपको, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर ये जो का वर्ग की ध्वनियां हैं ये किस स्थान से उच्चारित होती हैं, ये किस स्थान से बोली जाती हैं, सर एक सवाल आता है कि ये कंठ के द्वारा बोली जाती हैं। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। कंठ यानी गले के द्वारा, ठीक है। इसको बोलकर देखो, च छ ज झ य। हाँ सबसे बड़ी बात मैं ये बताना भूल गया कि यहां पर जो अंगा का प्रयोग हमने किया है ना, ध्यान रखना जरा कि यहां पर हमने इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर अंगा। क्या बोलते हैं इसको? अंगा। लेकिन यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, ना तो इसमें आ आएगा ना ही इसमें गा आएगा। आ और गा की जो बीच की ध्वनि आपने बोली है ना वो ये है। इसको स्वतंत्र तरीके से नहीं बोल सकते, इसलिए आ और गा की भी सहायता लेनी पड़ती है। हम इसको क्या बोलते हैं? अंगा। क्या बोलते हैं? अंगा। स्वतंत्र तरीके से उच्चारण करना इसको थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आ और गा बोलते हैं, ना तो इसमें आ आता है ना ही गा आता है, ठीक है। इतनी सी बात का ध्यान रखना। एमपीपीएससी कह रहा हूं, किसी पीसीएस परीक्षा ने यह सवाल पूछा है। अब किसी पीसीएस पर कौन सी है पीसीएस परीक्षा उतना ध्यान नहीं है, लेकिन सवाल बन चुका है। इसके बाद सर हम बात करते हैं च छ ज झ य। च छ ज झ य, जरा इसको ध्यान से पढ़िए, बोलिए इसको, च छ ज झ य। तो महसूस करो कि जो जीभ है ना वो तालु को स्पर्श कर रही है। च छ ज झ य स्पर्श कर रही है ना। तो जो सर चा वर्ग होगा ना ये सर तालु के द्वारा उच्चारित होता है। किसके द्वारा? तालु के द्वारा। चा वर्ग कहां से बोलते हैं हम? तालु के द्वारा। अब जरा टा वर्ग को बोलकर देखो, ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड बोलने में जिस भी स्थान को जिह्वा छूकर धड़ाम से नीचे गिर रही है उस स्थान का नाम है मूर्धा। क्या नाम है? उस स्थान का नाम क्या है? मूर्धा। तालु और मूर्धा में जो कोई भी मुझे अंतर बताएगा उसको 2 चॉकलेट का तोहफा। अगर आप तालु और मूर्धा में अंतर बता पा रहे हैं कि तालु कौन सी और मूर्धा, 2 चॉकलेट आपके लिए। कोई है जो कि 2 चॉकलेट जीतना चाहता है? तालु और मूर्धा, ठीक है। तालु जो होती है ना, तालु कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, जैसे मैंने कहा च छ ज झ। तो महसूस करो कि जिह्वा किस स्थान को छू रही है, च छ ज झ। अब बोलो ट ठ ड ड। मूर्धा कहते हैं तालु से जस्ट ऊपर वाले भाग को, ट ठ ड ड, और जिह्वा एकदम से नीचे गिरती है, ठीक है ना, वो मूर्धा है। अच्छी बात है। ता वर्ग की अगर हम बात करें, ता वर्ग सर बोलकर देखो, त थ द ध न। जिह्वा किस अंग को छू रही है? त थ द ध न। तो सर जिह्वा दांतों को छू रही है, दांतों के पीछे वाले हिस्से को, त थ द ध न। तो यानी ये जो वर्ण है सर ये दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं, यानी दंत से कोई ध्वनि नहीं आती है, जिह्वा केवल स्पर्श करती है दांतों को, त थ द ध न। इस वाले को बोलकर देखो जरा, इसको बोलो प फ ब भ म। यूपीएसआई ने एक सवाल पूछा कि अगर किसी व्यक्ति के नीचे वाले होठ को काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से वो किस वर्ण को नहीं बोल सकता? अगर किसी व्यक्ति के नीचे वाले होठ को काट दें तो वो निम्नलिखित में से किस वर्ण को नहीं बोल सकता? तो सर वो पा वर्ग की कोई भी ध्वनि को नहीं बोल सकता, क्योंकि पा वर्ग को उच्चारित करने के लिए सर इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, और अगर उसका नीचे वाला होठ काट दिया जाए या फिर ऊपर वाला होठ काट दिया जाए तो उसको बोलने में कठिनाई होगी, नहीं बोल सकता वो इस प्रकार के वर्ण, ठीक है ना, क्योंकि होठ से बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि सर मुझे का वर्ग का उच्चारण स्थान पता चल गया, चा वर्ग का पता चल गया, टा वर्ग का पता चल गया, ता वर्ग का पता चल गया, पा वर्ग का पता चल गया। जिह्वा किसी ना किसी एक अवयव को स्पर्श कर रही है बोलने में, इसलिए इनका नाम होता है स्पर्शी व्यंजन।
और ये लिख कर रखना है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, कि जिह्वा किसी एक स्थान को बोलते समय स्पर्श करे, इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का अर्थ पता चला, जिह्वा किसी ना किसी एक स्थान को छुएगी। संख्या गिनो, संख्या कितनी है, संख्या गिनो जरा, संख्या गिनो, कितनी होगी संख्या। संख्या हो रही है सर, अगर एक में 5 है, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25, संख्या कितनी हो गई इनकी, 25। लेकिन रुको जरा भी, रुको जरा भी, कई जगह पर संख्या 16 भी इनकी देखने को मिलती है, कई जगह 16। तो अभी के लिए संख्या केवल नोट करनी है 25 और 16। और स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा हमें क्या नोट करनी है, मैं तुरंत बोल देता हूं और तुरंत साथ के साथ मेरे साथ नोट करो, कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तुरंत नोट करिए इसको, कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा द्वारा विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसको लिखिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए व्यंजन, और व्यंजन में उसमें ना 2-3 लाइन हमें खाली छोड़नी है, उसके बाद लिखना है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में इसको लिखो कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं उनको, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हो गया, बहुत अच्छी बात है। होने के साथ अब आपको ये व्यंजन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इसको तुरंत लिखिए, इसको अब तुरंत लिखना है कि सर हम समझ चुके हैं कि काका गागा अंगा चाचा जाजा या टाठा डाडा ना, ताथा दादा ना और पापा बाबा माँ। एक सीरीज आई थी जिसका नाम है मिर्जापुर। किस किसने मिर्जापुर देखी है, किस किसने मिर्जापुर देखी है, किस किसने मिर्जापुर देखी है। मैंने तो देखी है, देखो मैंने हाथ खड़ा किया। किस किसने देखी है, वहां पर ना एक मिर्जापुर 2 में जो सीजन उसका 2 आया था, वहां पर एक विलन हुआ करता था, और उस विलन का नाम कुछ शुक्ला था, पता नहीं कौन सा था, यति शंकर शुक्ला, पता नहीं कौन सा था उसका नाम नहीं था। तो वो किसी व्यक्ति से उसको मारने से पहले ना उससे काका गागा सुनता था कि काका गागा सुनाओ, और अगर उस व्यक्ति ने काका गागा सुनाते समय गलती कर दी तो तुरंत उसको गोली मार देता था, और काका गागा उसने ठीक सुना दिए बिना गलती किए तो उसे वो जिंदा छोड़ देता था, उसे जिंदा। तो हाँ, अगर अगर आपको काका गागा आते हैं तो यानी एक लाइफ लाइन आपको, गुरुजी आई डोंट लाइक, अच्छा रूमिल जी कह रहे हैं, अरे वाह आपका स्वागत है जी, गुरुजी आई डोंट लाइक वेब सीरीज, बहुत अच्छी बात, देखनी भी नहीं चाहिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता। देखिए फिर भी कुछ ना कुछ व्यवहारिक ज्ञान चाहिए होता है, लेकिन इस प्रकार की वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए, जैसे कि आप मिर्जापुर आदि, हमने तो देखी है लेकिन आपको नहीं देखनी, जिसने नहीं देखी वो मत देखना, ठीक है ना। हाँ, तो मूवी देखना चाहिए क्या सर जी, अरे क्यों नहीं देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी, मूवी देखनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं देखनी चाहिए, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर किसी को मूवी देखनी है, अगर किसी ने 12th फेल नहीं देखी है देख सकता है, 12th फेल के साथ साथ अगर किसी ने 3 इडियट नहीं देखी है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि देखनी चाहिए, और आज ही देख लेना, आज ही देख लेना, ठीक है, जब भी समय मिले देख लेना, या तो 3 इडियट या फिर 12th फेल, जिस किसी ने भी नहीं देखी है उसने, ठीक है ना। जिसने देख लिया दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो नोट करिए इसको, ये नोट हुआ, ये नोट हो गया। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट किया होगा, ये आपने नोट किया होगा, ये आपने नोट किया होगा, नोट किया है, अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले सवाल का इस वाले सवाल का उत्तर मुझे बताइए, इस वाले सवाल का क्या उत्तर हो सकता है। एक सवाल है सर, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, निम्नलिखित व्यंजनों में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु के द्वारा होगा, का है, डा है, चा है और मा है। तो सर हम जानते हैं कि सर, हम पहले तो महसूस करिए कि सर का को बोलने में सर कंठ से ध्वनि आ रही है, का वर्ग के अंतर्गत आता है, और का वर्ग कंठ के द्वारा उच्चारित होगा। ढ की अगर बात करें, ट ठ ड ढ, सर ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है, मूर्धा के द्वारा बोला जाएगा, किसके द्वारा, मूर्धा के द्वारा। इसकी बात करें छ छ ज ज, तो सर ये चा वर्ग के द्वारा बोला जाता है, ये तालु के द्वारा उच्चारित होगा। माँ की बात करें, प फ ब ब म, ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होगा सर, किसके द्वारा, ओष्ठ के द्वारा। इसकी बात करें तालु के द्वारा, छ की बात करें तो चा वर्ग के अंतर्गत आता है, और सर अगर ये चा वर्ग के अंतर्गत आएगा तो ये क्या होगा, च छ ज झ, ये सर तालु के द्वारा उच्चारित होगा, किसके द्वारा उच्चारित होगा, तालु के द्वारा, ठीक है जी, ये चीज कंप्लीट हुई। अब जरा देखिएगा, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लिखकर उत्तर करके आना है, या फिर आपको लिखकर उत्तर करके आना है, तो कई बार क्या होता है, कई बार वैकल्पिक भी जो परीक्षा होती है जहां पर विकल्प के साथ हम टिक करते हैं, 25 की जगह 16 उत्तर मानते हैं कुछ लोग। अब क्यों मानते हैं इसके बारे में पहले हमें देखना है। इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि सर जो भी हमने चा वर्ग बोला है ना, या फिर जो भी हमने का वर्ग बोला है, टा वर्ग जो हमने बोला है, चा वर्ग को पहले बोलकर देखो, च छ ज झ य, च छ ज ज य। तो चा वर्ग का उच्चारण किसी भी व्यंजन के अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक समय लेता है, यानी थोड़ा सा लंबा उच्चारण होता है। बोलकर देखो, क एक झटके से बोल दिया, अब बोलो च, देखो दोनों में अंतर देखो। अगर आप यहां पर का बोलकर देखते हो और आप यहां पर चा बोलकर देखते हो, दोनों में अंतर स्पष्ट करिए। क एक झटके से बोल दिया, च, चा में क्या होगा कि इसे हल्का सा घर्षण भी होता है, और घर्षण के कारण मुंह के अंदर जो वायु है ना गर्म होती है, हल्की सी गर्म होती है। लेकिन वो ऊष्म व्यंजन अलग है, ये ऊष्म व्यंजन अलग है, इसे हम अलग नाम देंगे, इसे हम अलग नाम देंगे। पहले थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है ना। मुझे पता है कि ऊष्म व्यंजन आप कहते हैं कि सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हंसे आती, वो भी ठीक है, लेकिन अभी के लिए इनका उच्चारण अपेक्षाकृत थोड़ा सा लंबा होता है, और लंबे होने के कारण इनका एक और नाम होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन चारों वर्णों को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा है, जिनको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा है, स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं। ये चारों व्यंजन क्या, अभी लिखना नहीं है, दिखाऊंगा मैं अभी। इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी। उसके साथ अगर हम बात करें कि अंगा को बोलकर देखो, या फिर या को बोलकर देखो, ना को बोलकर देखो, ना को बोलकर देखो, या फिर मां को बोलकर देखो। जरा बोलो सभी लोग मम्मी, क्या बोलो, सभी लोग बोलना है मम्मी, सभी लोग बोलो मम्मी, तेजी से बोलो मम्मी। और मम्मी बोलते हुए पहले नाक को बंद करो, फिर बोलकर देखो मम्मी, फिर बोलकर देखो मम्मी। नहीं बोल पाओगे, जितना पहले आपने बिना जो नाक खुली थी उस आधार पर बोला, अब नाक बंद करने के बाद नहीं बोल पा रहे। क्यों, उसका कारण क्या है, उसका कारण केवल एक ही है कि सर मां के उच्चारण में हल्की फुल्की वायु नाक से भी बाहर आती है। यानी जो इसका उच्चारण होगा, एक तो पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है, एक तो सर इसका मूल वर्ग के आधार पर ओष्ठ से भी ये बोला जाएगा, ओष्ठ के साथ साथ सर नाक से भी वायु बाहर आती है, तो इसको हम नासिक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नासिक्य, नासिक्य भी इसको कहते हैं, नासिक्य भी इसको कहते हैं, याद रखिए। इसके साथ साथ सर ये अपने वर्ग के अनुसार ता वर्ग है, दांत के द्वारा बोला जाएगा, दंत तो इसका उच्चारण स्थान होता ही है, दंत के साथ साथ नासिक्य भी होता है। क्या होता है, दंत के साथ ये सर नासिक्य भी होगा, नासिक्य भी होगा। ये सवाल वाला सा पूरा करना, इसको करना सर। ये सर अपने वर्ग के अनुसार मूर्धा से तो बोला जाता है, मूर्धा से तो बोला ही जाएगा, मूर्धा के साथ साथ सर ये नाक से भी ध्वनि बाहर आएगी, नासिक्य भी होगा। ये सर ये तालु के द्वारा भी बोला जाएगा, और तालु के साथ साथ सर नाक से भी ध्वनि बाहर आएगी, ये नाक से भी बोला जाएगा। इसी तरह सर ये कंठ के द्वारा तो उच्चारित होगा, कंठ के साथ साथ नाक से भी ध्वनि बाहर आएगी, नाक से भी बोला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिक्य होता है। नासिक यानी दो स्थानों से ध्वनि बोली जाती है, यानी दो स्थानों से वायु बाहर आती है। वो होठों के माध्यम से भी बोला जाएगा, नाक से भी वायु बाहर आएगी, नासिक तो है ही। पंचम ध्वनि कैसी होती है, नासिक होती है। इसको मैं इसमें बंद कर देता हूं, इसमें बंद कर दिया मैंने, इसमें बंद कर दिया, याद रखिए। इसमें सर ये बंद हो जा रहा है। इसमें बंद क्यों किया है, क्योंकि सर इसका उच्चारण नाक से होगा, और इसका उच्चारण में सर ये लंबा समय लेता है, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। संख्या थी पहले 25 में से 5 पहले इनको कम करो, क्योंकि सर इनके उच्चारण में नाक भी सम्मिलित हो गई, हमने घटा दिया। 25 में से सर अगर हम 5 को कम करें, उन 5 को, संख्या बचती है 20। 20 में से फिर सर इन चारों को कम करो, क्योंकि ये स्पर्श संघर्षी है, हमेशा इनके उच्चारण में इनसे ज्यादा समय हम प्रयोग करते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। 4 इनको कम करो, संख्या बचती है 16। कितनी संख्या बचती है, 16 संख्या बचती है। कितनी संख्या, 16। अब जरा ध्यान देना कि कहां पर 16 उत्तर करके आना है और कहां पर 25 उत्तर करके आना है। अगर हमसे ऐसा सवाल आता है कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 16। चाहे विकल्प में आपके 25 हो,
चाहे विकल्प में आपके 10 हो, चाहे विकल्प में 13 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 भी है, 16 भी है, तब तो उत्तर क्या होगा? 16। अगर आपसे ऐसा सवाल आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या, या फिर कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या के बारे में बताइए, कितनी संख्या में है। तो इस स्थिति में यहां पर सर 25 भी विकल्प है, 16 भी विकल्प है, 13 भी विकल्प है, 12 भी विकल्प है। एक विकल्प ऐसे हो सकते हैं सर, यहाँ पर 16 है, 12 है, 13 है और 21 है। एक विकल्प ऐसा हो सकता है कि सर 25 है, 18 है, 19 है, 21 है, ऐसा विकल्प हो सकता है। तो इन दोनों विकल्प में तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी यहां पर तो आसानी से उत्तर कर देंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, जहां पर जिह्वा किसी एक स्थान को स्पर्श करती है। यहां पर तो सर 25 कर देंगे, क्योंकि 25 संख्या हमने पढ़ी है। यहां पर भी हम उत्तर कर सकते हैं कि सर अगर 25 नहीं है तो उत्तर क्या करेंगे? 16। यहां पर क्या उत्तर होगा? यहां पर क्या उत्तर होगा? यहां पर इस स्थिति में 25 उत्तर करना है। कितना उत्तर करना है? 25 उत्तर करना है। ये विकल्प वाली परीक्षाओं के लिए है। किसके लिए है? विकल्प वाली परीक्षाओं के लिए, कि जिन परीक्षाओं की तैयारी अब विकल्प वाली परीक्षाओं की कर रहे हैं। कितना उत्तर करना है? 25। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है कि 16 भी है और 25 भी है, लेकिन फिर भी हमने 25 माना, क्योंकि जब तक हमसे ये शब्द नहीं आएगा मूल, या फिर ये शब्द नहीं आएगा मौलिक, कि मौलिक स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तब तक हम 16 उत्तर नहीं करेंगे। जैसे ये दोनों शब्द दिखे तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16। तो दोनों ही उत्तर होता है। अब एक और बात आती है कि सर ऐसी परीक्षा जिनकी तैयारी हम लिख कर करते हैं, जिनकी तैयारी हम लिख कर करते हैं, तो कुछ लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूं तुरंत लिखो। कि ऐसे कोई व्यक्ति जो लिखने वाली परीक्षा की तैयारी करते हैं कि वो इन सवालों का उत्तर कैसे करेंगे। वहां पर एक सवाल आता है कि स्पर्श व्यंजन बताइए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए, संख्या बताइए। पहले तो आपको ये देखो, चाहो तो सभी भी इस सवाल को नोट कर सकते हो, ताकि नोट्स रहे आपके पास, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए, कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या बताइए। अच्छा, पूर्ण वाक्य, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, बताइए। तो मैं कुछ बोल रहा हूं, नोट करना कि सामान्यता व्यंजनों के उच्चारण में, सामान्यता व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा, सामान्यतः व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा, सामान्यतः व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के किसी एक भाग को स्पर्श किया जाता है। मुख के किसी एक भाग और भाग के साथ एक वैकल्पिक चिन्ह लगाना और लिखना अवयव। मुख के किसी एक भाग या अवयव को स्पर्श किया जाता है। मुख के किसी एक भाग या अवयव को स्पर्श किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अल्प विराम चिन्ह, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अभी देखिए कमेंट पर थोड़ा सा कम फोकस करिए, लिखिए, कुछ बोल रहा हूं, ये नोट्स हैं जो कि आगे तक काम आएंगे आपके, ठीक है ना। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। सामान्यता इनकी संख्या, सामान्यता इनकी संख्या 25 है। सामान्यता इनकी संख्या 25 है, और 25 के साइड में एक ब्रैकेट चिन्ह शुरू करना, कोष्टक शुरू करना और लिखना का से मा तक। क्या लिखना है? का से मा तक। सामान्यता इनकी संख्या 25 है, 25 के बाद ब्रैकेट शुरू करना है और लिखना है का से मा तक। सामान्यता इनकी संख्या 25 है, किंतु, परंतु, परंतु 25 है के बाद एक अल्प विराम चिन्ह, परंतु, परंतु कुछ व्याकरणों के द्वारा, कुछ व्याकरणों के द्वारा, कुछ व्याकरणों के द्वारा नासिक्य व्यंजन, कुछ व्याकरणों के द्वारा नासिक्य व्यंजन, और नासिक्य व्यंजन जो आप लिख रहे हैं ना, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, उसके साथ लिखना कि का वर्ग का नासिक व्यंजन है अंगा, चा वर्ग का है ण, फिर है चा वर्ग का है सर य, फिर है सर ण, फिर है न, फिर है मा, फिर ब्रैकेट बंद करना। कि सामान्यता कुछ व्याकरण नासिक्य व्यंजन अथवा स्पर्श संघर्षी व्यंजन,
स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत क्या प्रयोग करना है? च, छ, ज, झ, ये 4 व्यंजन प्रयोग करते हैं। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, करते करते है के साथ एक अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह मतलब इस तरीके का कॉमा, अल्प विराम चिन्ह ऐसा, अल्प विराम चिन्ह करते। इस वजह से इनकी मूल संख्या, इस वजह से इनकी मूल संख्या 16, इस वजह से इनकी मूल संख्या 16 हो जाती है, इस वजह से इनकी मूल संख्या 16 हो जाती है। एक पूर्ण विराम चिन्ह, एक पूर्ण विराम चिन्ह। अगर आप किसी लिखने वाली परीक्षा में बैठे हैं ना, तो इस तरीके का उत्तर लिख कर आना है कि ताकि हम एक तार्किक आधार पर उत्तर बता पाए कि कहां पर इसका उत्तर 25 होगा और क्यों होगा, और कहां पर इसका 16 उत्तर होगा, फिर 16 उत्तर होगा तो उसका कारण क्या है। कारण भी हमने मेंशन किया है कि हम नासिक व्यंजन को इसका हिस्सा नहीं मानते और स्पर्श संघर्षी व्यंजन को भी इसका हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको एक सवाल का उत्तर बताना है। ये रहा जी अपना सवाल। इस सवाल का उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। डन हो गया, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो बीच बीच में हम कुछ नोट भी करते रहेंगे, मैं आपको लिखाता भी रहूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। निम्नलिखित में से इसका उत्तर केवल आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ये सवाल नोट नहीं करना है। ठीक है, ये सवाल नोट नहीं करना है, केवल उत्तर बताइए। स्पर्श संघर्षी सर अभी तो बात करके आए हैं, जिनका उच्चारण अपेक्षाकृत बाकी के वर्णों से थोड़ा सा लंबा हो उन्हें कहते हैं स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अच्छा, स्पर्श संघर्षी है जी, स्पर्श संघर्षी है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्शी है? अरे स्पर्श संघर्षी नहीं पूछा गया है, केवल स्पर्शी पूछा गया और स्पर्शी के अंतर्गत केवल बा आ जाएगा। माफी चाहूंगा, स्पर्श संघर्षी नहीं था, केवल स्पर्शी था। स्पर्शी यानी जिसको उच्चारण करते समय जिह्वा किसी न किसी एक भाग का स्पर्श करती हो। तो हम पा वर्ग पढ़ते हैं ना, प फ ब भ म, तो ये जो बा है ना, ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। इन्हें अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, इन्हें अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं, कुछ समय के बाद पढ़ेंगे। इस तरीके का देखो एक और सवाल आ सकता है, ये रहा कि निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित व्यंजनों में से संघर्षी कौन सा है? संघर्षी को छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, स्पर्श संघर्षी देखो, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ये रहा, ये रहा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, यानी जिसका उच्चारण अपेक्षाकृत थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो कौन सा होगा? हम जानते हैं कि सर एक तो होगा च, एक होगा छ, एक होगा ज, एक होगा झ। ये चारों होते हैं सर हमारे स्पर्श संघर्षी। इनमें से क्या कोई है? कोई नहीं। तो विकल्प क्रमांक ई अभी क्रिएट करो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। या फिर विकल्प क्रमांक ई को ही हम कहते हैं गुरुजी हमें नहीं पता। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप विकल्प क्रमांक एफ उत्तर कर सकते हैं कि गुरुजी हमें नहीं पता। इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है ना, हाँ, इस सवाल का सटीक उत्तर होगा। अब देखो स्पर्श संघर्षी के बारे में हमें नोट क्या करना है, हमें लिखना है कि बेसिक बात तो हम जानते हैं, जिसका उच्चारण अपेक्षाकृत थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें नोट करना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न अवयवों का स्पर्श किया जाता है, इन्हें, अरे ये तो स्पर्शी व्यंजन है, माफी चाहूंगा आपसे, कहाँ गए जी स्पर्श संघर्षी? यानी आज हमारे कंप्यूटर जी ने पता है क्या किया है, आज हमारे कंप्यूटर जी ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जो स्लाइड ऊपर लगानी चाहिए थी उसको थोड़ा सा नीचे प्रयोग कर दिया, और जो नीचे लगानी चाहिए थी उसको थोड़ा सा ऊपर प्रयोग कर दिया। यानी जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस थोड़ा सा बिगाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं स्पर्श संघर्षी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। थोड़े से लंबे उच्चारित होते हैं, उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या प्रयोग करना है? चा छा जा जा, यही 4 हैं। तो तुरंत लिखिए इसको कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है।
और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, संघर्षी हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर एक जो पीसीएस वाले विद्यार्थी है ना, वो जरा ध्यान देंगे। अगर स्पर्श संघर्षी से आपकी परीक्षा में कोई सवाल आ रहा है, जो आप एग्जाम्पल प्रयोग करते हैं ना, उन्हें बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करिएगा। कैसे? कुछ विद्यार्थी प्रयोग करते हैं कि उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं और यहीं पर क्या प्रयोग कर दिया, पूर्ण विराम चिन्ह, और आगे चलकर एग्जाम्पल दिए हैं। ये सबसे गलत तरीका है, ये सबसे गलत तरीका। जानबूझकर हमने यहाँ पर गलती छोड़ी है ताकि आपको बता सकें कि यहाँ पर किस प्रकार की गलती नहीं करनी होती। कुछ विद्यार्थी ऐसे ही प्रयोग करके आते हैं कि उन्हें कहते हैं और यहाँ पर लिख दिया जैसे। अगर आपने ऐसा लिखा है किसी पीसीएस परीक्षा में, तो समझो आपके 1-2 अंक ऐसे ही खत्म हो गए। इसको किस तरीके से लिखना है, इसको लिखना है इस तरीके। देखो यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हुआ, क्या वास्तव में यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ है? नहीं। उसके बाद सर हमने एग्जाम्पल प्रयोग किए हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए है ना, यानी वाक्य यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। वाक्य खत्म कहाँ होगा? वाक्य तो खत्म यहाँ होगा। तो यानी ये जो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है, ये फिर क्यों किया? क्योंकि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तो वाक्य के समाप्ति पर आता है। अभी वाक्य समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो हमें जैसे लिखना है। तो यहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वो है जी हमारा अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अर्ध विराम चिन्ह। जहां पर पूरी तरीके से रुका ना जाए, आधे समय के लिए रुके, उसके बाद प्रयोग करना है जैसे। और जैसे के साथ 2 चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो निर्देशक चिन्ह आ सकता है जैसे के साथ, ये वाला। एक विवरण चिन्ह भी आ सकता है कि जैसे में हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, पर यहाँ पर हमारा वाक्य खत्म हुआ, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है ना? ये पीसीएस वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यान में हर कोई नोट कर सकता है इस तरीके से। यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह, क्योंकि पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के पूरी तरीके से खत्म होने पर आता है। और ये क्या होगा? अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके साथ हमने जैसे लिखा और कुछ एग्जाम्पल दिए, फिर यहाँ पर प्रयोग होगा पूर्ण विराम चिन्ह। इनका उच्चारण अपेक्षाकृत थोड़ा सा लंबा होता है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। अब जरा आगे आइए, अब जरा आगे यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है सर इसका। अभी तक हमने देखे कि सर स्पर्श संघर्षी नासिक के हमने देखे हैं, नासिक के साथ साथ हमने स्पर्शी व्यंजन देखे हैं, तुलनात्मक आधार पर एक विवरण भी किया है। लेकिन सर हमारी हिंदी में ना हम इनका भी प्रयोग करते हैं। ये देखो, य र ल व, य र ल व, य र ल व। इन य र ल व की अगर बात करें, इन्हें कहा जाता है अंतयस्त व्यंजन। क्या कहते हैं इनको? अंतयस्त व्यंजन। पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद नोट करेंगे अंतयस्त व्यंजन क्या है क्या नहीं है। पहले समझने का प्रयास करिए। अंतयस्त और ऊष्मीय व्यंजनों को साथ लेकर चलते हैं। अंतयस्त और ऊष्मीय व्यंजनों को साथ लेकर चलते हैं, साथ ही इनको कवर कर लेंगे। ठीक है? ऊष्मीय पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना है। सर अंत्यस्त की बात करें, संख्या में 4 है, और ऊष्मीय भी कितने हैं? संख्या में 4 है। यहां पर देखने का प्रयास करिए। एक है सर य, एक है र, एक है ल, एक है वा। बचपन में बहुत पढ़े हैं। इन्हें कहते हैं अंत्यस्त व्यंजन। कारण क्या है कि इनका उच्चारण अंतःमन से होता है। अंतःमन से यानी अंतःमन यानी आहार नली के भी नीचे वाले हिस्से से, अंतःमन से उजागर होते हैं। बोलो जरा, य र ल व। तो ऐसा लगा कि सर अंत्यस्त व्यंजन है, अंतःमन से उच्चारित हो रहे हैं। ऊष्म की बात करें सर, एक है सीटी वाला सा, एक है षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा और हास्य हाथी। अब इनको पैरेलल करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके जो उच्चारण है ना, वो लगभग समान है। य और जो सीटी वाला सा है सर, ये तालु के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? तालु के द्वारा। और जो र और षटकोण वाला सा है सर, ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है। सर जो ल और सवाल वाला सा है, ये दंत के द्वारा बोला जाता है। और वा जो है ना, सर्वाधिक यही व्यंजन पूछा जाता है उच्चारण के लिए। 2 स्थानों से उच्चारित होगा, एक दंत के साथ ओष्ठ को जोड़ने से, दंत के साथ ओष्ठ को जोड़ने से। हा की बात करेंगे तो हा का उच्चारण होगा कंठ के द्वारा। बोलकर देखिए, हा हा हा। तो ऐसा महसूस होगा कि सर ये कंठ के द्वारा बोला जा रहा है। इसके द्वारा? कंठ के द्वारा। ह ह। आहार नली से ध्वनि आ रही है, कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। ज्यादातर पूछा जाता है वा, क्योंकि 2 स्थानों से उच्चारित होता है, दंत और ओष्ठ। बोलकर देखो, व। दंत भी प्रयोग होते हैं जब यह हल्का सा दांतों को भी स्पर्श करती है, और होठ भी गोल हो जाते हैं। व और थोड़े से गोल होते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ यहाँ पर जो सवाल इंपोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, वो ये हो सकता है कि कई बार एक सवाल आता है कि य और व, इनको जब बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वतंत्र तरीके से उच्चारित कर दिए, स्वतंत्र तरीके से उच्चारित कर दिए। कैसे उच्चारित कर दिए? बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से। बोलो जरा, य व। स्वतंत्र तरीके से कौन बोले जाते हैं? स्वर।
सर स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र तरीके से होता है, और अगर ये भी स्वतंत्र तरीके से बोले जाते हैं तो कई बार की परीक्षाओं में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं? क्या देखने को मिलता है? अर्धस्वर किसे कहते हैं? अभी समझना है केवल अर्धस्वर किसे कहेंगे, अर्धस्वर की क्या परिभाषा होगी, सब कुछ मैं नोट करा दूंगा, केवल समझते रहिए कि अर्धस्वर कौन से हैं। एक या है, एक वाह है, क्या कहते हैं इनको? अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक और सवाल आता है कि इन्हें कहते हैं संघर्षहीन, क्या कहते हैं इनको? संघर्षहीन व्यंजन कौन से होंगे? संघर्षहीन यानी जिनको बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। रा को बोलकर देखो जरा, रा को बोलो, उच्चारित करो, र र, महसूस करो कि जिह्वा पर कंपन हो रहा है, महसूस करो, र र, तो जिह्वा पर झंझनाहट हुई, र र। तो सर जिस व्यंजन को बोलने में जिह्वा में झंझनाहट होती है इसे कहते हैं प्रकंपी। एक और सवाल आता है कि प्रकंपी व्यंजन कौन सा होगा? जिसको बोलने में जिह्वा में झंझनाहट होती है, प्रकंपी, इसे क्या कहते हैं? प्रकंपी। प्रकंपी के साथ साथ और इसको क्या कहते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जिह्वा से लुढ़क गया, र, लुढ़क गया, गिर गया। इसी लुढ़कने के आधार पर इसका एक और नामकरण होता है, इसे कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं इसको? लुंठित व्यंजन इसी को कहते हैं। ये सभी हम लिखेंगे कि लुंठित क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कारण इसका समझने पर प्रयास करो कि सर र क्यों कहते हैं इसको, प्रकंपी क्यों कहते हैं? प्रकंपी इसलिए कहते हैं कि रा को बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि जिह्वा में झंझनाहट हो रही है, र र, क्या हुआ सर? झंझनाहट हुई। इसी झंझनाहट के आधार पर प्रकंपी कहा और ऐसा लगा कि जिह्वा से गिर गया, गिर गया यानी लुढ़क गया, इसी लुढ़कने के आधार पर इसको लुंठित हमने कहा है। उसके साथ अगर ला को जब हम बोलकर देखते हैं, ला को बोलकर देखो जरा, ला को बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि सर ला, जिह्वा ऊपर गई, दांतों को छू रही है, और दांतों को छूते हुए मुंह के अंदर जो बनने वाली वायु है ना, वायु अगल बगल से बाहर आ रही है, अगल बगल से। और संस्कृत में इसी अगल बगल को क्या कहा जाता है? इसी अगल बगल को संस्कृत में कहते हैं पार्श्व। क्या कहते हैं? इसी अगल बगल को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं। तो यहां से एक सवाल आता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? पार्श्विक व्यंजन क्यों? क्योंकि जिह्वा ऊपर की तरफ उठती है, मुंह के अंदर जो बनने वाली वायु है वो अगल बगल से बाहर आती है, इसी अगल बगल को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं। इस आधार पर ला को पार्श्विक कहा जाता है। इंपोर्टेंट सवाल है हर एक वनडे परीक्षा के लिए, और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखिए, हर एक बिंदु के बारे में हम लिखेंगे कि क्या क्या इनकी परिभाषा हो सकती है, ठीक है ना। चलिए ये चीज हुई क्लियर, ये चीज हुई क्लियर। अब आते हैं ऊष्म व्यंजनों पर। इस तरह ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में सर ये हमने लिखे हैं ऊष्म व्यंजन। सबसे बड़ी बात कि सर इनका ऊष्मीय नाम क्यों पड़ा है? ऊष्मीय के साथ साथ सर इनका एक और नाम है संघर्षी। क्या नाम है? संघर्षी। अब देखिए संघर्षी इनको इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में ना दो स्थान निकटता पर आ जाते हैं। जैसे कई बार आपने अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी सड़क पर देखा होगा कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि बाइक के टायर को स्किड करते हैं, सड़क पर स्टंट करने का प्रयास करते हैं। तो जब जब वो सड़क पर स्टंट करते हैं ना तो उनके टायर और रोड के बीच में घर्षण होता है। कई बार आपको चिंगारी देखने को मिलती होगी, चिंगारी देखने, या फिर कई बार जो आपके आस पड़ोस घर के आसपास जो चाकू पर, छुरी पर धार तेज करने वाले लोग होते हैं ना, वो जो आते हैं साइकिल लेकर, साइकिल का पैडल वो चलाते हैं, तब जाकर उनके पास एक वो पता नहीं रेगमाल सा कुछ होता है, उसके ऊपर चाकू को रखते हैं, उसमें धार तेज हो जाती है। वो जो धार तेज होती है ना, कई बार आपने देखा होगा वहां से चिंगारी बाहर आती है। जब दो स्थान एक दूसरे से निकटता पर आ जाते हैं ना, घर्षण करने लगते हैं, तो उनके बीच का जो स्थान होता है वो हल्का सा गर्म हो जाता है। कई बार बाइक का टायर भी फटता है गर्म होने की वजह से, है ना। हाँ, कई बार सर जो चाकू पर धार लोग लगाते हैं उसकी चिंगारी निकलती है, क्यों? क्योंकि वो घर्षण हो रहा है उसमें। घर्षण के द्वारा ऊष्मा का निकलना स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक, ठीक है ना, स्वाभाविक है, आम बात है। जब हम इसको बोलते हैं ना स, जरा बोलो श, तो सा को उच्चारित करते समय ना ये दो स्थान बिल्कुल निकटता पर आ जाते हैं और मुंह के अंदर हल्की सी वायु गर्म हो जाती है। अब इतनी भी गर्म नहीं होती कि आप हाथ लगाकर चेक कर लें कि क्या इनको उच्चारित करने में मुंह से गर्म वायु बाहर आ रही है, क्या हाथ से पता लग जाए। हाथ से पता लगा पाना असंभव है, लेकिन हल्की फुल्की वायु गर्म हो जाती है, थोड़ी बहुत वायु गर्म हो जाती है। वायु सर गर्म क्यों होती है? कि दो स्थान अधिक निकटता पर आ जाते हैं, श, श, स और हा के उच्चारण में भी, इसलिए इनको ऊष्मीय कहते हैं। संघर्ष होता है इसीलिए संघर्षी इन्हें कहते हैं। स्पर्श संघर्षी अलग है, वो स्पर्श व्यंजन है, चा छा जा जा, वो स्पर्शी हैं, वो चार होते हैं संख्या में, ये भी चार है, ये भी चार है, लेकिन ये प्रॉपर व्यंजन है जिनको हम संघर्षी कहते हैं, जिनको उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है। अच्छी बात है।
हा को जरा बोल कर देखो, हा को बोलो, जरा उच्चारित करो हा, सभी लोग बोलो हा, महसूस करो कि हा किस स्थान से बोला जा रहा है, बोलो जरा हा, हा महसूस करो, हा हा। तो ऐसा लगेगा कि सर कंठ से ध्वनि बाहर आ रही है, कंठ से, गले से, और केवल गले से नहीं, गले के निचले वाले हिस्से से ध्वनि बाहर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि सर गले के अंदर ना एक छोटा सा पुतला सा लटका हुआ है, उसका नाम है कोआ, कोए से इसकी ध्वनि आ रही है। और कोए को संस्कृत में क्या कहा जाता है, कोए को संस्कृत में कहते हैं काकल्य, क्या कहते हैं, काकल्य। तो कुछ लोग पूछते हैं कि निम्नलिखित में से काकल्य व्यंजन कौन सा होगा, क्या पूछते हैं कि काकल्य व्यंजन कौन सा होगा, तो काकल्य व्यंजन कौन सा होगा, ये होगा। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक जितना भी सीखा है मैं उसको एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करता हूं कि सर अभी तक हमने अंत्यस्थ लिखे जिनकी संख्या 4 है, यर अलावा, उसके बाद सर हमने ऊष्मीय लिखे, इनकी भी संख्या 4 है, ये रही। अगर हम य और सीटी वाले सा की बात करें, तालु से उच्चारित होंगे, र और षटकोण वाले सा की बात करें, मूर्धा से उच्चारित होंगे, ला और सवाल वाले सा की बात करें तो जिह्वा दांतों को छूने का प्रयास करती है। वा का उच्चारण 2 स्थान से होता है, दंत के साथ ओष्ठ जोड़े जाते हैं, और अगर हा की बात करें सर, एक कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। उसके बाद हमने देखा कि य और ये जो व है, इसका उच्चारण बिल्कुल संघर्षहीन होता है, यानी बिल्कुल अवरोध के बिना होता है, और जो अवरोध के बिना उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब इन्हें स्वर तो नहीं कह सकते, इसलिए अर्धस्वर कहते हैं। कई बार संख्या पूछी जाती है कि अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2, या और वा। उसके बाद सर हमने रा देखा, रा को बोलने में ऐसा प्रतीत होता है कि सर जिह्वा में हल्का सा कंपन हो रहा है, बोलो जरा रा, र र, तो महसूस करो हल्की सी झंझनाहट। उसी झंझनाहट के आधार पर इसको प्रकंपी या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिह्वा से लुढ़क गया, इसलिए लुंठित इसको कहा जाता है। उसके बाद हमने ला को देखा, ला को बोलने में ऐसा लग रहा है कि जिह्वा ऊपर की तरफ उठी और मुंह से बनने वाली जो हवा है वो अगल बगल से बाहर आ रही है, बोलो जरा ला, ला। तो महसूस करो कि अगल बगल से ध्वनि, अगल बगल से वायु बाहर आती है। अगल बगल को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं, और इसी पार्श्व के आधार पर इसका नामकरण होगा पार्श्विक। उसके साथ सीटी वाला सा देखा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हा से हाथी, इनके उच्चारण मुंह से हल्की फुल्की वायु गर्म हो जाती है घर्षण के कारण, इसलिए संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन इनको कहते हैं। हा के उच्चारण में ऐसा प्रतीत होता है कि सर कोए से ध्वनि बाहर आ रही है, जो मुंह के अंदर जो टुपला सा लटका हुआ है ना, उसे कोआ कहते हैं। कोए को संस्कृत में काकल्य कहते हैं, काकल्य व्यंजन ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सर हमारी हिंदी में कुछ ध्वनियां हैं, कुछ ध्वनियां हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। उसमें सर सबसे पहली बात करें, काखा गागा अंगा, चाचा जाजा या, टाठा डाडा ना, ताथा दादा ना, पापा पापा माँ, इनके उच्चारण में देखा, अगर ये का से शुरू हो रहा है तो का वर्ग, टा से शुरू हो रहा है चा वर्ग, टा से शुरू हो रहा है ता वर्ग, ता से शुरू हो रहा है ता वर्ग, पा से शुरू हो रहा है पा वर्ग, इनका नामकरण कर दिया। नामकरण के बाद इतना देखा कि का वर्ग सर कंठ के द्वारा उच्चारित हो रहा है, चा वर्ग तालु के द्वारा, टा वर्ग सर मूर्धा के द्वारा, और ता वर्ग दंत के द्वारा, और पा वर्ग बोलकर देखते हैं तो पता चलता है होठों का प्रयोग हो रहा है, प फ ब ब म, ठीक है ना, प फ ब ब म, ठीक है, अच्छी बात है। उसके साथ हमने ये भी देखा कि सर जो अंतिम वाली ध्वनि है ना, इसको सर बिना नाक बंद करे हम नहीं बोलते, यानी अगर नाक बंद कर लेंगे तो उच्चारित ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि सर इनके उच्चारण में हल्की फुल्की वायु नाक से भी बाहर आती है, नासिक भी ये कहलाते हैं। तो सर ये तो हो गए 5 हमारे नासिक व्यंजन, इन्हीं को पंचम वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसका स्थान 5वां है, पंचम वर्ण कहते हैं। अच्छा, अपने वर्ग के साथ साथ नाक से भी उच्चारित होते हैं। उसके बाद ये देखा कि ये जो चाचा जाजा यहाँ है ना, इनका उच्चारण इन सबकी अपेक्षा थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा होता है, थोड़ा सा अधिक देर तक ये उच्चारित होते हैं, और इसी अधिक देर के कारण इसे हमने कहा था स्पर्श संघर्षी, यानी संघर्ष होता है इनमें भी। जहां पर संघर्ष होगा तो ऊष्मा होगी, और ऊष्मा होगी तो हल्की फुल्की वायु गर्म इनमें भी होती है, लेकिन वो मात्रा इतनी कम है वायु गर्म होने की, इसलिए इनको ऊष्मीय नहीं पड़ते, बहुत ज्यादा कम है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होती इनमें भी है, ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। संख्या में 4 है। अगर इनकी संख्या पूछी जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हमने चर्चा करी थी कि सर स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाएगी 25। अगर ये संख्या पूछी जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो उनमें से सर हम एक तो नासिक को घटा देंगे, नासिक के साथ साथ सर एक संयुक्त यानी जो स्पर्श संघर्षी हैं उनको घटा देंगे, संख्या बचेगी 16। कितनी बची, 16, ठीक है। संख्या कितनी बचेगी, संख्या बचेगी 16। और 16 हमें कब कब उत्तर करना है, जब तो मौलिक शब्द दे या फिर मूल शब्द दे, तब उत्तर क्या होगा, 16, अन्यथा 25 उत्तर। 25 उत्तर और कम नहीं होगा, जब विकल्पों में 25 ना हो, तब हमारे पास एक और कोई चारा ही नहीं है 16 को उत्तर करने के सिवा। जब विकल्पों में 25 नहीं है, अब तो कोई चारा ही नहीं है,
अब तो 16 ही उत्तर करेंगे, यहाँ पर 25 था तो 25 उत्तर कर दिया, यहाँ पर भी 25 था 25 भी कर दिया, लेकिन 16 उत्तर कब होगा, जब मूल शब्द हो और मौलिक शब्द हो। उसके आधार पर सर हमने परीक्षा में लिखने के आधार पर देखा कि परीक्षा में जो लिखते हैं वो किस आधार पर लिखते हैं, ठीक है ना। यानी जो अगर आप किसी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर किस आधार पर उत्तर लिख कर आओगे। अच्छी बात है। अब बारी है कि सर इन सभी की जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं इनके नोट्स तैयार करना। क्या करना है, इनके नोट्स तैयार करना। काकल्य किसे कहते हैं, काकल्य के साथ साथ सर ये अंत्यस्थ की परिभाषा क्या होगी, उसके साथ ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित का अर्थ क्या होगा, प्रकंपी किसे कहते हैं, अर्धस्वर क्या है, संघर्षहीन क्या है, ऊष्मीय व्यंजन क्या है। अब इनकी परिभाषा पर बात करते हैं। किस पर बात करें, परिभाषा पर। अच्छा आपका समय भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी परिभाषा पर, इनके नोट्स पर बात करेंगे कल। अभी आपको अपने सवाल पूछने हैं। हालांकि सब कुछ आपको नोट्स में भी प्राप्त होगा, नोट्स के साथ साथ, लेकिन देखो नोट्स से पढ़ने में उतना शायद समझ नहीं पाओगे कि ये क्या चीज लिखी है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बोलकर कराऊंगा, ठीक है ना, एक बार मैं आपको बोलकर लिखाऊंगा कि स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, संघर्षी किसे कहते हैं, उसके साथ साथ स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं। नासिक के बाद सर कुछ सवाल करेंगे, फिर आएंगे उच्चिप्त। अभी तो उच्चिप्त नहीं पढ़े हमने, उच्चिप्त पढ़ने हैं। उच्चिप्त के साथ साथ सर प्रकंपित पढ़ेंगे कि किसको बोलने में जिह्वा में कंपन होता है। कंपन के साथ साथ सर लुंठित भी इसको कहते हैं। उसके साथ साथ सर कुछ ध्वनियां भी करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। पार्श्विक व्यंजन पढ़ने हैं कि पार्श्विक सर कौन सा होगा। उसके साथ साथ सर फिर कुछ सवाल करेंगे, फिर पढ़ेंगे सर संघर्षहीन यानी अर्धस्वर किसे कहते हैं। ये सब कुछ लिखेंगे, हर चीज लिखेंगे, ठीक है ना, हर चीज लिखेंगे। तो सैटरडे संडे ऑफ रखिए सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे। तो पीपीटी से सही समझ में नहीं आता, आप लिखवाते हैं तब आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखकर ही नोट करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। ये तो केवल उसके लिए है कि आपके फोन में एक चीज रहेगी ताकि आप कभी भी उसको देख सकें, ठीक है ना। लिखेंगे हम नोट, ताकि लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने सवाल पूछने हैं। गुरुजी आप लिखा देते हैं तो जल्दी लिखना हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखाएंगे, ठीक है ना। गुरुजी चॉकलेट किसको मिली है, हाँ चॉकलेट किसी को मिली है, रिद्धिमा जी कह रही है। चॉकलेट किसको प्राप्त हुई है, गुरुजी गुड मॉर्निंग, गुरुजी की स्टूडेंट हूँ, GNM के स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। KGS जी, गुरुजी कल क्लास होगा, कल सैटरडे को शायद अब बातचीत होगी, फॉर्मल बातचीत होगी, जो कि सुबह होगी, ठीक है ना, सुबह होगी 10:30। गुरुजी UPSC वाली क्लास होगी क्या, यूपीएससी में केवल बातचीत होगी, कल वाली क्लास में बातचीत करेंगे। बातचीत मतलब अगर किसी के अंदर कोई हिडन टैलेंट है ना, या फिर किसी के कोई डाउट आ रहे हैं, उन पर बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, पूरी यूपीएसआई का बैच कब स्टार्ट होगा, यूपीएसआई के लिए हिंदी तो इससे अच्छी शायद कोई होगी। यहाँ पर हम जितने भी यूपीएसआई में 40 सवाल आते हैं हिंदी के, 40 में से 40 सवाल आपको इस क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है ना। 40 में से 40 इसी क्लास से मिल जाएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है उसके बाद हम बैच प्लान करते हैं यूपीएससी का संयुक्त रूप से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें आपसे विदा लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अपने घर में जो जितने भी बड़े बूढ़े हैं ना आपके, उनका ध्यान रखते रहें, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, जुकाम खांसी वाला मौसम है, तो उनका ध्यान थोड़ा सा रखिए। छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखिएगा, और कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ध्यान रखिएगा, और अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। पहले दिमाग को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर चलिए तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं, और राधे राधे, जय श्री कृष्ण।